कल भाई साहब के यहाँ चलेंगे, उन्हें बताएंगे सब कुछ, वही बात करेंगे सालार से। सईदा अम्मा उसके पास बैठी कह रही थे। वो बेहद परेशान थे। इमामा ने उनकी बात की तायद की न तरदीद। अब उसका दिल कुछ भी कहने को नहीं चाह रहा था। वो बस अपने बेड पर कंबल ओढ़े चुपचाप बैठी सईदा अम्मा की बातें सुनती रही। अच्छा चलो अब सो जाओ बेटा, सुबह सहरी के लिए भी उठना होगा। सईदा अम्मा को अचानक ख्याल आया। बेड से उठकर कमरे से निकलते उन्होंने पूछा, लाइट ऑफ कर दूं? पिछली रात एक झमाके के साथ उसे याद आई थी। नहीं रहने दे, वो भराई आवाज में कहते हुए लेट गई। सईदा अम्मा दरवाजा बंद करके चली गई। कमरे की खामोशी ने से सालार की बेडरूम की याद दिलाई। हाँ अच्छा है ना, मैं नहीं हूँ, आराम से लाइट ऑन करके सो तो सकता है, यही तो चाहता था वो फिर से रंजीदा होने लगी। और तभी इसका सेल फोन बजने लगा। इमामा के खून की गर्दिश पल भर के लिए तेज हुई। वो उसे बिलाखिर कॉल कर रहा था। उसने बेहद खफकी के आलम में फोन बेड साइड टेबल पर फेंक दिया। वो उसे साथ लेकर नहीं गया और अब उसे उसकी याद आ रही थी। उसकी रंजीदगी गुस्से में बदल रही थी। वो उस तरह क्यों कर रही थी कि राई का पहाड़ बना रही थी। उसने जैसे अपना तज्जिया किया और उस तज्जिए ने भी उसे आज़ियत दी। मैं जोद रंज हो गई हूँ, या वो मुझे जानबूझकर बुरी तरह इग्नोर कर रहा है। ये जताना चाहता है कि मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उसके दोस्त, उसका ऑफिस, उसकी फैमिली, बस ये अहम है उसके लिए। दोबारा कॉल नहीं आई। चंद सेकंड के बाद उसका मैसेज आया था। उसे यकीन था कि वो यकीन उससे कहेगा वो उसे मिस कर रहा था। टेक्स्ट मैसेज में उसके लिए एक रीलॉड कॉल का नंबर था और उसके नीचे 2 लफ्ज़, गुड नाइट स्वीट हार्ट। पहले उसे शदीद गुस्सा आया, फिर बुरी तरह रोना। उससे पहले भी जिंदगी में सालार सिकंदर से बुरा कोई नहीं लगा था और आज भी उससे बुरा कोई नहीं लग रहा था। आमना से बात करवा दो, मैं और तैयबा भी उससे बात कर लें, शादी कर ली, उसे घर भी ले आओ। अब किसी काम में हमारा भी कुछ हिस्सा या नहीं? सिकंदर ने इब्तिदाई सलाम और दुआ के साथ छूटते ही उससे कहा। वो आज अपने मैके में, साला ने कुछ सोच कर कहा, अभी कुछ देर पहले सईदा अम्मा के घर से वापस आया हुआ था। तो बरखुरदार, तुम भी अपने ससुराल में ठहरते, तुम उठाकर अपने अपार्टमेंट क्यों आ गए? सिकंदर ने उसे डांटा। वो जवाबन हंसा। मम्मी पास ही है, उसने मौजू बदला। हाँ क्यों, बात करनी है? नहीं फिलहाल तो आप ही से बात करनी है, बल्कि कुछ ज़्यादा सीरियस बात करनी है। सिकंदर एकदम सीधे होकर बैठ गए। ये सालार सिकंदर था। वो अगर सीरियस कह रहा था तो बात यकीनन बहुत सीरियस थी। क्या बात है? मुझे असल में आमना के बारे में आपको कुछ बताना है। सिकंदर उलझ गए। आमना के बारे में उन्हें निकाह के बाद बता ही चुका था। डॉक्टर सब्त अली की बेटी, जिसके साथ उसने अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर इमरजेंसी में निकाह किया था। सिकंदर उस्मान डॉक्टर सब्त अली को जानते थे और सालार की तवस्सुत से 2-3 बार उनसे मिल भी चुके थे। वो डॉक्टर सब्त अली की बेटी की बजाय किसी भी लड़की से इस तरह अचानक उन लोगों को इत्तला किए बगैर निकाह करता, तब भी उन्हें एतराज़ न होता। और उनकी फैमिली कुछ इतनी लिबरल थी और सालार तो बहरहाल स्पेशल केस था। ये मुमकिन नहीं था कि वो शादी इंसानों की तरह करता। एक तबसरा तैयबा का था जो उन्होंने उसके निकाह की खबर मिलने पर कदरे खफकी लेकिन इत्मीनान के साथ किया था। और अब वो कह रहा था कि उसे आमना के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना है आमना के बारे में? सालार ने गला साफ किया। बात कैसे शुरू करे समझ में नहीं आ रहा था। आमना असल में इमामा है। तमहीर उसने जिंदगी में कभी नहीं बांधी थी, फिर अब कैसे बांधता? दूसरी तरफ एकदम खामोशी छा गई। सिकंदर को लगा उन्हें सुनने में कुछ गलत फहमी भी है। क्या क्या मतलब? उन्होंने जैसे तस्दीक चाही। इमामा को डॉक्टर साहब ने अपने घर में पनाह दी थी। वो इतने साल उन्हीं के पास थी। उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया था उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मुझे निकाह के वक्त ये पता नहीं था कि इमामा है, लेकिन वो इमामा ही है। आखिरी जुमले के अलावा उसे बाकी तफसील अहमकाना नहीं लगी। सिकंदर उस्मान ने रुकती हुई सांस के साथ बराबर के बेड पर बैठी बीवी को देखा, जो स्टार प्लस पर कोई टॉक शो देखने में मसरूफ थी। और ये अच्छा ही था। वो उसी तरह रुकती हुई सांस के साथ नंगे पांव अपने बिस्तर से उतरकर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बेहद अजरत के आलम में बाहर निकल गई। तैयबा ने कुछ हैरत से उन्हें उस तरह अचानक जाते देखा। एक तो इन बाप बेटे का रोमांस खत्म ही नहीं होता, अब 2 घंटे लगा कर आएंगे, तैयबा ने कदरे खफगी से सोचा और दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई। बाहर लॉन्च में सिकंदर उस्मान के 14 तबक रोशन हो रहे थे। वो अभी चंद घंटे पहले ही तैयबा के साथ अपने आखिरी औलाद के सेटल हो जाने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए उसका वलीमा प्लान कर रहे थे। और उन्हें वक्ती तौर पर ये भूल गया था कि वो आखिरी औलाद सालार सिकंदर था।
2 घंटे तक लॉन्च में उसके साथ तवील गुफ्तगू और शनीद के बाद वो जब आखिर वापस बेडरूम में आए तो तैयबा सो चुकी थी, लेकिन सिकंदर उस्मान की नींद और इत्मीनान दोनों रुखसत हो चुके थे। सिकंदर उस्मान उससे नाराज नहीं हुए थे, लेकिन उन तमाम खदशात को समझ सकता था जो एकदम उनके जहन में जाग उठे थे। इतने साल से हाशिम मुबीन की फैमिली के साथ उनके तमाम ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुनक़ता थे, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ पुरसुकून था। इमामा की इस फौरी गुमशुदगी के बाद शुरू के चंद महीने वो उन्हें तंग करते रहे थे, लेकिन जो उन्हें यकीन होता गया कि सिकंदर उस्मान और सालार का वाकई इमामा के साथ कोई राब्ता नहीं, तो सारी गिर्द जैसे आहिस्ता आहिस्ता बैठती गई। उसके बावजूद हाशिम मुबीन को अब भी यकीन था कि राब्ता न होने के बावजूद इमामा को भागने में सालार का किसी न किसी तरह खास ज़रूर था, मगर ये बात साबित करना मुश्किल था। और अब 9 साल बाद एकदम जैसे सबूत सामने आ गया था। उसके नतीजे में हाशिम मुबीन और उसकी फैमिली क्या तूफ़ान उठाती, उसके बारे में सिकंदर को कोई खुशफहमी नहीं थी। वो अगर परेशान थे तो सालार उनकी परेशानी समझ सकता था। उनसे बात करने के बाद वो सोने के लिए बेड पर आकर लेट गया और उस वक्त उसे एक बार फिर इमामा याद आई। उसने गर्दन मोड़कर उस खाली बिस्तर और तकिए को देखा। उसे पिछली रात उस तकिए पर बिखरी जुल्फे याद आई। चंद लम्हों के लिए उसे यूं लगा जैसे वो वहीं थी। उस तकिए से उसके कंधे और उसके कंधे से उसके सीने तक आती हुई वो सियाह रेशमी जुल्फे एक बार फिर उससे लपेटने लगी थीं। उसने लाइट ऑफ करने की कोशिश नहीं की। वो पिछली रात नहीं थी कि उसे तारीकी में भी नींद आ जाती। वो सारी रात नहीं सोई। गुस्सा, रंज, अफसोस और आंसू वो एक कैफियत से निकलती दूसरी में दाखिल होती रही। सहरी के वक्त भी उसका दिल बिस्तर से निकलकर सईदा अम्मा का सामना करने को नहीं चाह रहा था। वो उन्हें अपनी उतरी हुई शक्ल दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। सईदा अम्मा उसे मजबूर न करते तो सहरी खाए बगैर रोज़ा रखती। वापस कमरे में आने पर उसने एक बार फिर अपने सेल पर सालार की मिस्ड कॉल देखी। उसने सेल ऑफ किया और कंबल लपेट कर सो गई। सालार ने 10 बजे के करीब ऑफिस से उसे कॉल की। सेल ऑफ था। 11 बजे कॉल करने पर एक बार फिर सेल ऑफ मिला। इस बार उसने सईदा अम्मा की लैंडलाइन पर कॉल की। इमामा सो रही है, उन्होंने छूटती सर्द मेहरी से उसे इत्तला दी। अच्छा, जब वो उठे तो आप उससे कहें कि मुझे कॉल कर ले, उसने पैगाम दिया। देखूंगी, अगर उसके पास फुर्सत हुई तो कर लेगी। सईदा अम्मा ने कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो सेल हाथ में पकड़े रह गया। अगले 5 मिनट वो उसी पोजीशन में बैठा सईदा अम्मा के जवाब पर गौर करता रहा। इमामा को उसका पैगाम मिल गया था। सईदा अम्मा ने सालार को दिया जाने वाला जवाब उसे सुना दिया। वो खामोश रही। आज भाई साहब की तरफ चलेंगे, सईदा अम्मा ने उसे चुप देख कर कहा। आज रहने दे, सालार के घर वाले आ रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे, इमामा ने सईदा अम्मा से कहा। सालार ने 1:30 बजे के करीब फ़ोन किया और उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, थैंक गॉड, तुम्हारी आवाज़ से सुनना नसीब हुआ मुझे। वो जवाबन खामोश रही। डॉक्टर साहब का ड्राइवर पहुंचने ही वाला होगा, तुम तैयार हो जाओ। सालार ने उसकी खामोशी नोट किए बगैर उसे इत्तला दी। डिनर के लिए क्या बनाना है? इमामा ने जवाबन कहा। कौन सा डिनर? तुम्हारे पेरेंट्स खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, डिनर फुरकान के घर पर है, मैं डिनर खुद तैयार कर लूँगी, उसने उस इत्तला पर दो टोक अंदाज में कहा। ये डिनर वो हम दोनों के लिए नहीं बल्कि मम्मी पापा और अनीता के लिए कर रहा है। वो कुछ खफीफ सी हो गई। लेकिन सहरी के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरी फैमिली में रोज़े वगैरह कोई नहीं रखता, लेकिन पूछ लूँगा और कर लेंगे कुछ ना कुछ। फ्रिज में बहुत कुछ है, तुम उस झंझट में न पड़ो। हेलो, सालार ने जैसे लाइन पर उसकी मौजूदगी को चेक किया। मैं सुन रही हूँ, उसने जवाबन कहा। इमामा, तुम और सईदा अम्मा कल रात को रो क्यों रहे थे? सालार ने बिलाखिर वो सवाल किया जो पिछली रात से उसे तंग कर रहा था। ऐसे ही वो कुछ देर के लिए जवाब न दे सकी और सईदा अम्मा का मूड भी कुछ ऑफ था। पता नहीं, तुम पूछ लेते, उसने अभी उसी अंदाज से कहा। चलो तुम अब तैयार हो जाओ, घर पहुंच जाओ तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करना, अगर मैं फ्री हुआ तो तुम्हें कॉल कर लूँगा। इमामा ने जवाबन खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल चाहता उससे कहे, ज़रूरत नहीं। वो तकरीबन 2:30 बजे डॉक्टर साहब के ड्राइवर के साथ उसके अपार्टमेंट पर पहुंचे थे और उसने आते ही सबसे पहले दोनों बेडरूम्स चेक किए थे। बेडरूम्स या बाथरूम्स में कुछ रखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। सालार ऑफिस जाने से पहले यकीनन हर काम खुद ही करके गया था। उसने एक बार फिर अपने वजूद को बेमुशर्रफ महसूस किया। एक बेडरूम शायद पहले गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, जबकि दूसरा बेडरूम वो स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ एक रैक पर किताबों के ढेर के अलावा
उसी तरह के रैक्स पर सीडीज और डीवीडीज के अंबार भी नजर आए। सिटिंग रूम में मौजूद रैक्स पर भी डीवीडीज और सीडीज थे, लेकिन उनकी तादाद कमरे की निस्बत बहुत कम थी। कमरे में कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े हुए थे और एक स्टडी टेबल पर जिस एक डेस्कटॉप था, और स्टडी टेबल इस कमरे की वाहिद चीज थी जिस पर पड़े कागज, फाइल्स और डेस्क ऑर्गेनाइजर्स उसे बेतरतीब नजर आए। उठने से पहले उसे ठीक करना भूल गया था या शायद उसके पास वक्त नहीं था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि उन पेपर्स को ठीक कर दे। अगले लम्हे उसने उस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। उसे खदशा था वो एक काम सालार जैसी परफेक्शन के साथ नहीं कर सकती थी, और अगर कोई पेपर इधर उधर हो गया तो वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। फ्रिज और फ्रीज़र में वाकई खाने का बहुत सा सामान था और उसको यकीन था कि उनमें से 90% अशिया फुरकान और नौशीन की मरहून मन्नत थी। जो चीज़ें सालार के अपनी ख़रीदारी का नतीजा थे उनमें फलों के अलावा ड्रिंक्स और टिन पैकेट फूड आइटम्स की एक महदूद तादाद थी। उसने जब टिन निकाल कर देखे वो तकरीबन सब के सब सी फूड थे। इमामा को खाने में सिर्फ एक चीज़ नापसंद थी, सी फूड। रोज़ी की वजह से उसका मादा खाली न होता तो उन डिब्बों पर बने हुए क्रैब्स और प्रॉन्स देख कर उसे वॉमिटिंग शुरू हो जाती। उसने बड़ी मायूसी के आलम में उन टीस को वापस फ्रिज में रख दिया। यकीनन वो डेकोरेशन के मकसद से ख़रीद कर नहीं रखे गए थे। वो ख़रीद कर लाता था तो यकीनन खाता भी होगा। उसका ख़राब मूड कुछ और अबतर हुआ। अभी और क्या क्या पता चल रहा था उसके बारे में। उसने किचन के कैबिनेट्स खोल कर देखे और बंद कर दिए। उसे अंदाज़ा हो गया था कि उस किचन में फ्रिज के अलावा सिर्फ कॉफ़ी कैबिनेट्स और बर्तनों के रैक्स के अलावा कहीं कुछ नहीं। वो किचन सिर्फ नाश्ते और सैंडविच वाले मेल्स के अलावा सिर्फ चाय या कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल होता था। वहाँ उसे चंद फ्राइंग पैन्स के अलावा किसी किस्म के पकाने के बर्तन नजर नहीं आए। किचन में मौजूद क्रॉकरी भी एक डिनर सेट और चंद वाटर और टी सेट पर मुश्तमिल थी, या उसके अलावा कुछ मग्स थे या फिर ब्रेकफास्ट सेट। यकीनन उसके घर आने वाले अफराद की तादाद भी ज़्यादा नहीं थी। वो किचन से निकल आई। अपार्टमेंट का वाहिद गैर दरियाफ्त शुदा हिस्सा बालकोनी था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई और पहली जगह थी जहाँ आते ही उसका दिल खुश हुआ था। 6 फीट चौड़ी और 12 फीट लंबी वो टेरिस नुमा बालकोनी को टेरिस गार्डन कहना ज़्यादा मुनासिब था। मुख्तलिफ शक्ल और साइज़ के गमलों में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और बेलें लगी हुई थी, और शदीद सर्द मौसम में भी उनकी हालत बता रही थी कि उन पर खासी मेहनत और वक्त लगाया गया था। वहाँ आसपास की बालकनियों से भी उसे सब्ज रंग के पौधे और बेलें झांकती नजर आ रही थी, लेकिन यकीनन सालार की बालकनी की हालत सबसे बेहतर थी। लाउंज की कदम खिड़कियां भी इस बालकनी में थी, और बालकनी में उन खिड़कियों के पास दीवार के साथ जमीन पर एक मेट मौजूद था। वो शायद यहाँ आकर बैठता होगा या धूप में लेटता होगा, शायद वीकेंड पर, वरना सर्दी के मौसम में उस मेट की वहाँ मौजूदगी का मकसद उसे समझ में नहीं आया। बालकनी की मंडेर के करीब एक स्टूल पड़ा हुआ था। वो यकीनन वहाँ आकर बैठता था नीचे देखने के लिए। मंडेर पर मग के चंद निशान थे। चाय या कॉफ़ी पीता है यहाँ बैठकर, मगर किस वक्त? यकीनन रात को। उसने सोचा और आगे बढ़कर नीचे झांका। वो तीसरी मंजिल थी और नीचे बिल्डिंग का लॉन और पार्किंग थे। कुछ फासले पर कंपाउंड से बाहर सड़क भी नजर आ रही थी। वो एक पॉश एरिया था और सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं थी। वापस अंदर आ गई। वो कपड़े तब्दील करके अभी अपने बाल बना रही थी कि जब उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। फौरी तौर पर उसे नौशीनी का ख्याल आया था, लेकिन दरवाजे पर एक रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय चंद पैकेट्स लिए खड़ा था। मैंने ऑर्डर नहीं किया। उसे लगा शायद वो किसी गलत अपार्टमेंट में आ गया है। उसने जवाबन सालार सिकंदर का नाम एड्रेस के साथ दोहराया। चंद लम्हों के लिए चुप सी हो गई। वो कम अज़ कम इतना लापरवाह नहीं था उसके बारे में कि उसके इफ्तार के लिए कुछ इंतज़ाम करना भूल जाता। वो सोच रही थी कि वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए ऑफिस से निकल चुका होगा और एयरपोर्ट पहुंचने की भाग दौड़ में उसे शायद वो याद भी नहीं होगी। किचन में इन पैकेट्स को रखते उसका गुस्सा और रंजिदगी कुछ कम हुई, और ये शायद उसका ही असर था कि उसने कॉल करके सालार को इत्तला करना और उसका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझा। वो उस वक्त एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। इमामा ने उसे खाने के बारे में बताया। मैं रात का खाना अक्सर उसी रेस्टोरेंट से मंगवाता हूँ, खाना अच्छा होता है उनका। उसने जवाबन बड़े मामूल के अंदाज में कहा। मैंने सोचा मैं जब तक उन लोगों को लेकर घर आऊँगा तब तक भूखी बैठी रहोगी।
وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر ایک دم اسے احساس ہوا کہ بہت مشکل کام ہے سالار سے 2 لفظ کہنا، ایک عجیب سی جھجک جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً 9:15 بجے کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے اور بعد میں ہونے والے تعلقات نے یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فون پر ہونے والی گفتگو یاد تھی اور شاید اس کی خدشات کی وجہ سے بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے تھے۔ ان کے رویے میں جس رخی پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ امامہ کی نروسنس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی نروسنس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں خاموش سامعہ کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی اور اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ سٹنگ روم میں بیٹھے، اس سے بات کیا، تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع جرد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا فنکشن اسلام آباد کے بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک دم امامہ کو احساس ہوا کہ وہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطی کی وجہ وہ تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کی نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھے ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلی بیٹھی پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اسے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے، اس نے سوچا۔ مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اسے اضطراب میں ایک دم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا فیصلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسے خائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ طیبہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے؟ سکندر عثمان نے جواباً کہا۔ وہ جانتے تھے طیبہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاشم مبین کو پتہ چل گیا تو اسی لیے تو اس سے کہا کہ امامہ کو وہیں رکھے، لاہور میں، اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی پی ایچ ڈی کے لیے تو اسے اگلے سال چلے ہی جانا ہے، تب تک تو کور ہو سکتا ہے سب کچھ۔ سکندر عثمان نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والے تھے۔ طیبہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر انہوں نے کہا، مجھے تو بڑی آگ سی لگی ہے امامہ، تمہارے بیٹے سے بہتر ہے۔ سکندر عثمان نے ترکی بترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہوئی۔ کیوں؟ سالار سے کس طرح بہتر ہے وہ؟ اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب خود ایمانداری سے بتائیں، ایسی کوئی بات ہے اس میں کہ 9 سال بیٹا رہو اس کے لیے؟ سکندر ہنس پڑے۔ اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھرے۔ سکندر واقعی بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا بڑا خوش ہے۔ اتنے سالوں بعد اس طرح
बातें करते देखा है उसे। मैंने ज़िंदगी में कभी उसके चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं देखी। इमामा के साथ उसकी शादी हो गई है। मेरे तो कंधों से बोझ उतर गया। उसके सामने कितना शर्मिंदा रहता था मैं, तुम्हें अंदाजा भी है? तैयबा खामोशी से उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो गलत नहीं कह रहे हैं। नींद में वो उसके हाथों में रस्सियां बांधकर उसे खींच रहे थे। रस्सियां इतनी सख्ती से बांधी हुई थी कि उसकी कलाइयों से खून रसने लगा था और उसके हर झटके के साथ वो दर्द की शिद्दत से बेख्तियार चिल्लाती। वो किसी बाजार में लोगों की भीड़ के दरमियान किसी कैदी की तरह ले जाई जा रही थी। दोनों अतराफ में खड़े हुए लोग बुलंद आवाज़ में कहिकिये लगाते उस पर आवाज़ कस रहे थे। फिर उन लोगों में से एक मर्द ने जो उसकी कलाइयों में बंधी रस्सियों को खींच रहा था, पूरी कुव्वत से रस्सी को झटका दिया। वो घुटनों के बल उस पथरीले रास्ते पर गिरी। इमामा इमामा, इट्स मी, उठ जाओ, सहरी खत्म होने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। वो हड़बड़ा कर उठी, बेड साइड टेबल लैंप ऑन किया। सालार उसके पास खड़ा नरमी से उसका खंदा हिलाते हुए उसे जगा रहा था। सॉरी, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया, सालार ने माजरत की। वो कुछ देर तक खाली जहन के साथ उसका चेहरा देखती रही। वो गुजरते हुए सालों में ऐसे ख्वाब देखने की आदी हो गई थी और ख्वाबों का ये सिलसिला अब भी नहीं टूटा था। कोई ख्वाब देख रही थे? सालार ने झुककर गोद में रखे उसके हाथ को हिलाते हुए पूछा। उसे यूं लगा तो वो अभी भी नींद में थी। इमामा ने सर हिला दिया। वो अब नींद में नहीं थी। तुम कंबल लिए बगैर सो गए? सालार ने गिलास में पानी उंडेलते हुए कहा। इमामा ने चौंक कर बेड पर पड़े कंबल को देखा। वाकई उसी तरह पड़ा था। यकीनन वो भी रात को कमरे में सोने के लिए नहीं आया था। कमरे का हीटर ऑन रहा था, वरना वो सर्दी लगने की वजह से जरूर उठ जाती। जल्दी आ जाओ, बस 10 मिनट रह गए हैं। वो उसे पानी का गिलास थमाते हुए कमरे से निकल गया। मुंह हाथ धोने के बाद जब वो सिटिंग एरिया में आई तो वो सहरी कर चुका था और चाय बनाने में मसरूफ था। लाउंज या किचन में और कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए पहले ही से बर्तन लगे हुए थे। मैं चाय बनाती हूँ, सहरी करने के बजाय मग निकालने लगी। तुम आराम से सहरी करो, अभी आजान हो जाएगी। मैं अपने लिए चाय खुद बना सकता हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए भी बना सकता हूँ। सालार ने मग उसके हाथ से लेते उसे वापस भेजा। वो कुर्सी खींच कर बैठ गई। ये सब लोग सो रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही सोए। सारी रात तो बातें करते रहे हम लोग और शायद हमारी आवाज़ों की वजह से तुम डिस्टर्ब होती रही। नहीं, मैं सो गई थी। उसका लहजा बहुत बुझा हुआ था। सालार ने महसूस किया। वो उसे बहुत अपसेट लगी। क्या कोई ज़्यादा बुरा ख्वाब देखा है? वो चाय के मग टेबल पर रखते हुए कुर्सी खींच कर उसके पास बैठ गया। ख्वाब हो चुकी नहीं, ऐसे ही वो खाना खाने लगी। सुबह नाश्ता कितने बजे करेंगे ये लोग? उसने बात बदलते हुए पूछा। वो बेख्तियार हंसा। ये लोग? कौन से लोग? ये तुम्हारी दूसरी फैमिली है। मम्मी पापा कौन है और अनीता को अनीता। वो उसकी बात पर बेख्तियार शर्मिंदा हुई। वो आखिरी कल रात से उनके लिए वही 2 लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। नाश्ता तो नहीं करेंगे, अभी घंटा 1.5 घंटा तक उठ जाएंगे। 10 बजे की फ्लाइट है। सालार ने इसकी शर्मिंदगी को भांपते हुए बात बदल दी। सुबह 9 बजे की इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? हैरान हुई। सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आए थे ये लोग। पापा की कोई मीटिंग है आज 2 बजे और अनीता तो अपने बच्चों को मुलाजिमा के पास छोड़ कर आई है। छोटी बेटी तो सिर्फ 6 माह की है उसकी। वो बता रहा था। चाय पियेंगे नाश्ते के बजाय? तुम बना देना, मैं अभी नमाज पढ़कर आ जाऊँ, फिर उनके साथ ही ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँगा और उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर फिर ऑफिस चला जाऊँगा। सालार ने जमाई रोकते हुए चाय का खाली मग उठाया और खड़ा हुआ। इमामा ने कुछ हैरानी से उसे देखा। तुम सोओगे नहीं? नहीं, शाम को ऑफिस से आने के बाद सोऊंगा। तुम छुट्टी ले लेते, इमामा ने रवानी से कहा। सिंह की तरफ जाते हुए सालार ने पलट कर इमामा को देखा और फिर बेख्तियार हंसा। सोने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेना? मेरे प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। तुम सोई नहीं रात को इसलिए कह रही हो। उसकी बात पर छिपी थी। मैं 48 घंटे बगैर सोए यूएन के लिए काम करता रहा हूँ, वो भी शदीद गर्मी और सर्दी में, डिसेस्टर स्ट्रिकन एरियाज में। और रात को तो माँ बाप के पास बैठा परफेक्ट कंडीशंस में बातें कर रहा था। थकता क्यों? आजान हो रही थी। अब प्लीज़ मत धोना, मुझे अपने बर्तन धोने। इमामा ने चाय का मग खाली करते हुए उसे रोका। वो टी बैग निकालकर वेस्ट बास्केट में फेंकने लगी थी। ठीक है, धोइए। सालार ने बड़ी खुशदिली के साथ मग सिंक में रखा और पलटा। वो कूड़ेदान का ढक्कन हटाए हुए फक होती रंगत के साथ टी बैग हाथ में पकड़े किसी बुत की तरह खड़ी थी। सालार ने एक नज़र उससे देखा, फिर कूड़ेदान के अंदर पड़ा उस चीज़ को जिसने उसे शॉक कर दिया था, नॉन अल्कोहल ड्रिंक। वो मध्यम आवाज़ में कहते हुए किचन से बाहर निकल गया था। बेख्तियार शर्मिंदा हुई। उसे यकीन था उस कूड़ेदान के अंदर पड़े जिंजर बियर के उस
कैन को वहाँ से नहीं देख सकता था जहाँ वो खड़ा था। उसके बाद उसको पता था कि वो क्या चीज़ देखकर सख्ता में आई थी। उसने जिंजर बाद में पढ़ा था बियर पहले, और इस सालार सिकंदर का घर ना होता तो उसका जहन पहले नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स की तरफ जाता, मगर यहाँ उसका जहन बेख्तियार दूसरी तरफ गया था। चुपकर टी बैग फेंकते उसने नॉन अल्कोहलिक के लफ्ज भी कैन पर देख लेते। कुछ देर वही खड़ी वो अपनी निदामत खत्म करने की कोशिश करती रही। पता नहीं वो क्या सोच रहा होता मेरे बारे में, और सालार को भी वाकई करंट लगा था। वो दोनों अपने दरमियान एतमाद का जो पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी एक तरफ से टूट रहा था, कभी दूसरी तरफ से। उसने आखिरी बार शराब 8 साल पहले पी थी, लेकिन वो एनर्जी और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स तकरीबन हर रात काम के दौरान पीता था। इमामा को वेस्ट बास्केट के पास शौक देकर उसे जानने में सेकंड्स भी नहीं लगे थे कि वेस्ट बास्केट में पड़ी कौन सी चीज़ उसके लिए शॉकिंग हो सकती है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता था, और जिन पार्टीज में जाता था वहाँ ड्रिंक्स टेबल पर शराब भी मौजूद होती थी, और हर बार उस मशरूब सियानिगार पर किसी के पिछले 8 साल के दौरान शायद एक बार भी नहीं सोचा होगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी 9 साल पहले वाले सालार सिकंदर से वाकिफ नहीं थे। लेकिन वो एक फर्द जो 2 दिन पहले उसके घर में आया तो उसके पास सालार की किसी भी बात और अमल पर शबा करने के लिए बड़ी ठोस वजूहात मौजूद थी। ये सब तो होगा ही, ऐसी हरकतें न करता तब काबिल एतबार होता। अब जबकि माजी कुछ इतना साफ नहीं है तो उस पर अपना एतबार कायम करने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते उसने बड़ी आसानी के साथ सारा इल्ज़ाम अपने सर लेकर इमामा को बरीउल ज़मा करार दे दिया था। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूं? उसने बेडरूम में आकर पूछा। और ड्रेसिंग रूम में वार्डरोब खोले अपने कपड़े निकाल रहा था। नहीं, मेरे कपड़े तो प्रेस होकर आते। एक हैंगर निकालते पलट कर मुस्कुराया था। इमामा को एकदम अपने कानों के बंदे याद आए। तुमने मेरी इयररिंग्स कहीं देखे? मैंने वॉशरूम में रखे थे, वहाँ नहीं मिले मुझे। हाँ, मैंने उठाए थे वहाँ से, वो ड्रेसिंग टेबल पर है। सालार 2 कदम आगे बढ़ा और इयररिंग्स उठाकर इमामा की तरफ बढ़ा दिए। ये पुराने हो गए, तुम आज मेरे साथ चलना, तुम्हें नए ले दूंगा। वो इयररिंग्स कानों में पहनते हुए ठिठकी। ये मेरे अब्बू ने दिए जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला था, मेरे लिए पुराने नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं अपने पैसे ज़ाया करने की। उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए इमामा ने पलट कर देखने की जहमत तक नहीं की। वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई थी। वो अगले कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहा। वो मोहब्बत से की हुई ऑफर थी जिसे उसके मुंह पर मार कर गई थी। कम से कम सालार ने ही महसूस किया था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि मोहब्बत से की जाने वाली इस ऑफर को उसने ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ बना दिया था। वो मर्द था, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क नहीं कर पाता था। वो औरत थी, ज़रूरत और मोहब्बत में फ़र्क रखते रखते मर जाती। डॉक्टर सब्ताली को उस दिन सुबह ही सईदा अम्मा से तवील गुफ्तगू करने का मौका मिल गया था। वो 2 या 3 बार उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन किया करते थे, और आज भी उन्होंने सईदा अम्मा की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था। वो उनकी आवाज़ सुनते ही फट पड़ी थी। डॉक्टर सब्ताली बेयकीनी से उनकी बातें सुनते रहे। उन्हें सईदा अम्मा की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। आमना ने आपसे कहा कि सालार अपनी पहली बीवी की बातें करता रहा है। उन्हें लगा कि उन्हें सईदा अम्मा की बात सुनने में कोई गलती भी है। वो बेचारी तो रोती रही है फ़ोन पर भी, और मेरे पास बैठकर भी। सालार ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उससे ठीक तरह से बात तक नहीं करता। वो भाई साहब, आपने बड़ा जुल्म किया है बच्ची पर। सईदा अम्मा हमेशा की तरह जज्बाती हो रही थी। मुझे लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। वो दोनों तो परसों मेरे पास आए हुए थे, बिल्कुल ठीक ठाक और खुश थे। डॉक्टर सब्ताली परेशान कम और हैरान ज़्यादा हो रहे थे, और आपके घर से वापसी पर वो उसे यहाँ छोड़ गया तो बेचारी सारी रात रोती रही। आमना आपके यहाँ रही, परसों पहली बार चौंके थे। तो और क्या, सालार तो उसको ले जाना ही नहीं चाहता था। वो तो उसके माँ बाप आ रहे थे कल, तो इसीलिए मजबूरन ले गया उसे। और आमना भी बड़े परेशान है, सारा दिन चुप बैठी रही। आप तो भाई से बड़ी तारीफें किया करते थे, बड़ा नेक सालिया बच्चा है, लेकिन ये तो बड़ा ख़राब निकला। अभी से तंग करना शुरू कर दिया है उसने। उस वक्त डॉक्टर सब्ताली के 14 तबक रोशन हो रहे थे। इमामा उस रात उनके घर पर भी खामोश बैठी रही थी, लेकिन उन्हें ये शायबा तक नहीं हुआ था कि उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ हुआ है। खैर, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, आप मेरी तरफ आ जाएं। सालार को भी इफ्तार पर बुलवा लेते हैं, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। इमामा ने बेख्तियार आंखें बंद की। इस वक्त यही एक चीज़ थी जो नहीं चाहती थी। वो आजकल बहुत देर से ऑफिस से आ रहा है, कल रात भी 9 बजे आए, शायद आज ना आ सके। उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा।
मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ उससे, डॉक्टर सब्ताली ने कहा। जी, उसने बमुश्किल कहा। उनके कहने पर आंखें बंद करके किसी से भी शादी करने पर तैयार हो गया था। वो इफ्तार की दावत पर न आने के लिए किसी मसरूफियत को जवाब बनाता। वो जानती थी कि डॉक्टर सब्ताली को क्या जवाब मिलने वाला है। फ़ोन बंद करके वो बेख्तियार अपने नाखून काटने लगी। ये दुरुस्त था कि उसे सालार से शिकायतें थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि शादी के चौथे ही दिन उस तरह की कोई बात होती। हेलो स्वीट हार्ट। 5 मिनट बाद उसने अपने सेल पर सालार की चहकती हुई आवाज़ सुनी और उसके ज़मीर ने उसे बुरी तरह मलामत किया। बंदा उठता है तो कोई मैसेज ही कर देता है, फ़ोन कर लेता है, ये तो नहीं कि उठते ही मैके जाने की तैयारी शुरू कर दे। वो बेतकल्लुफ़ी से हालात की नीयत का अंदाज़ा लगाए बगैर उसे छेड़ रहा था। इमामा के एहसास जुर्म में मज़ीद इजाफा हुआ। डॉक्टर सब्ताली ने यकीनन उससे फ़िलहाल कोई बात किए बगैर उसे इफ्तार पर बुलाया था। डॉक्टर साहब अभी इफ्तार के बारे में कह रहे थे। मैंने उन्हें कहा है कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले आऊँगा, वो उससे बता रहा था। इमामा को एकदम कुछ उम्मीद बंधी। वो अगर पहले घर आ जाता है तो उससे कुछ बात कर लेती, कुछ माजरत करके उसे डॉक्टर साहब की गर्मतोखा सूरत हाल के बारे में आगाह कर सकती थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया। हाँ, ये हो सकता था, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ, सालार ने अगले जुमले में उसे ऑफ़र की। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, इमामा ने बेख्तियार कहा। ओके, मैं फिर उन्हें बता देता हूँ। और तुम क्या कर रही हो? उसका दिल चाहा उससे कहे कि उसे गड्ढे से निकलने की कोशिश रही है जो उसने सालार के लिए खोदा था। फुरकान की मुलाजिमा आई गया सफाई करने के लिए। आमतौर पर तो सुबह मेरे जाने के बाद आकर सफाई करती है, लेकिन तुम उस वक्त सो रही होती हो तो मैंने उसे फ़िलहाल उस वक्त आने से मना किया है। तुम भाभी को कॉल करके बता देना कि वो उसे कब भेजे। वो शायद उस वक्त ऑफिस में फारिग था, इसलिए लंबी बात कर रहा था। कुछ तो बोलो यार, इतनी चुप क्यों हो? नहीं, वो मैं ऐसे उसके सवाल पर बेख्तियार गड़बड़ाई। तुम फ्री हो इस वक्त? उसने बेहद मोहतात लहजे में पूछा। अगर वो फारिग था तो वो अभी उससे बात कर सकती थी। हाँ, इवैल्यूएशन टीम चली गई है, कम अज़ कम आज का दिन तो हम सब बहुत रिलैक्स हैं। अच्छी कमेंट्स देकर गए हैं वो लोग। वो बड़े मुतमईन अंदाज में उसे बता रहा था। उसकी बातों पर गौर किए बगैर उसे अधेड़पन में लगी हुई थी कि बात कैसे शुरू करे। आज अगर डॉक्टर साहब इनवाइट न करते तो मैं सोच रहा था रात को कहीं बाहर खाना खाती। फोर्ट्रेस में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ चलते। बल्कि ये करेंगे कि उनके घर से डिनर के बाद फोर्ट्रेस चले जाएंगे। चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मुहावरा आज पहली बार इमामा की समझ में आया था। ये मुहावरतन नहीं कहा गया था, वाकई बात सिचुएशंस में चुल्लू भर पानी भी डुबोने के लिए काफ़ी होता है। वो बात शुरू करने की जतन कर रही थी और ये कैसे करे वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर मैं ज़रा डॉक्टर साहब को बता दो, इंतज़ार कर रहे होंगे। उससे पहले कि उसे कुछ कहती, सालार ने बात ख़त्म करते हुए कॉल बंद कर दी। वो फ़ोन हाथ में पकड़े बैठी रह गई। वो तकरीबन 4 बजे घर आया था और उस वक्त तक ये तय कर चुकी थी कि उससे किस तरह बात करनी है। सालार ऊपर नहीं आया था। उसने फ़ोन पर उसे नीचे आने के लिए कहा। वो जब गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी तो उसने मुस्कुराकर सर के इशारे से उसका इस्तकबाल किया। वो फ़ोन पर अपने ऑफिस के किसी आदमी से बात कर रहा था। हैंड्स फ्री कौन से लगाए डॉक्टर सब्ताली के घर की तरफ ड्राइंग करते हुए मुसलसल उसी कॉल में मसरूफ़ रहा। इमामा की जैसे जान पर बन आई थी। अगर वो सारे रात से बात करता रहा तो एक सिग्नल पर रुकने पर उसे सालार का कंधा थपथपाया और बेहद खफकी के आलम में उसे कॉल खत्म करने का इशारा किया। नतीजा फौरी तौर पर आया। चंद मिनट मज़ीद बात करने के बाद सालार ने कॉल खत्म कर दी। सॉरी, एक क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उसने कॉल खत्म करने के बाद कहा। इस्लामाबाद चलोगी? उसके अगले जुमले ने इमामा के होश उड़ा दिए। वो सब कुछ जो सोच कर आई थी उसके जहन से गायब हो गया। इस्लामाबाद? उसने बेहद बेयकीनी से सालार को देखा। हाँ, मैं इस वीकेंड पर जा रहा हूँ, सालार ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? वो बेख्तियार अटकी। तुम्हारे पापा तो तुम्हें मना करके गए कि मुझे अपने साथ इस्लामाबाद न लेकर आना। फिर सालार ने इसकी बात काटी। हाँ, और अब वही कह रहे कि अगर मैं तुम्हें साथ लाना चाहूँ तो ले आऊँ, उस बड़ी रवानी से कहा और उसका चेहरा देखती रही। मेरी फैमिली को पता लग सकता है, उसने लंबी खामोशी के बाद बिलाखिर कहा। आज या कल तो पता लगना है, सालार ने उसी अंदाज में कहा। ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं सारी उम्र तुम्हें छुपा कर रखूँ। वो संजीदगी से कह रहा था। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे बारे में लोगों से कहा है कि तुम शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल हो गई हो। अब इतने सालों के बाद तुम्हारे हवाले से कुछ करेंगे तो
खुद उन्हें भी एम्बैरसमेंट होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। वो मुतमईन था। तुम उन्हें नहीं जानते, उन्हें पता चल गया तो चुप नहीं बैठेंगे। वो परेशान होने लगी थी। वहाँ कभी कभार जाया करेंगे, खामोशी से जाएंगे और आ जाया करेंगे यार, इतना सोशलाइज नहीं करेंगे वहाँ। वो उसकी बेफिक्री से चिढ़ी। उन्हें पता चला तो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे मार डालेंगे। और वो हंसी हो रही थी। फर्ज करो इमामा, अगर उन्हें इत्तेफाकन तुम्हारे बारे में पता चलता है या यहाँ लाहौर में तुम्हें कोई देख लेता है, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो? नहीं, पता चलेगा मैं कभी बाहर जाऊंगी ही नहीं, उसने बेसाख्ता कहा। तुम्हारा दम नहीं घुटेगा इस तरह? उसने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में मसीहा जैसी हमदर्दी थी। मुझे आदत हो गई है सालार, इतना ही सांस लेने की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो महीनों घर से नहीं निकलती थी। मैं इतने सालों से लाहौर में हूँ, लेकिन मैंने यहाँ बाज़ार और पार्क्स और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ सड़क पर सफ़र करते हुए बाहर से देखा है या टीवी और न्यूज़पेपर्स में। मैं अगर अब उन जगहों पर जाऊँ तो मेरी समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे वहाँ करना क्या है। जब मुल्तान में थी, हॉस्टल और कॉलेज के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। अब लाहौर आ गई तो यहाँ भी पहले यूनिवर्सिटी और घर, और अब घर। मुझे उनके अलावा दूसरी सारी जगह अजीब सी लगती है। महीने में एक बार मैं सईदा अम्मा के घर के पास एक छोटी सी मार्केट में उनके साथ जाती थी। वो मेरी वाहिद आउटिंग होती थी। वहाँ एक बुक शॉप थी, मैं पूरे महीने के लिए बुक्स ले लेती थी वहाँ से। किताब के साथ वक्त गुजारना आसान होता है। वो पता नहीं उसे क्यों बताती गई। हाँ, वक्त गुजारना आसान होता है, ज़िंदगी गुजारना नहीं। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उससे देखा। वो ड्राइव कर रहा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सालार, मुझे फ़र्क पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। सालार ने देखते और उसकी बात काटी। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, जैसी कभी तुम्हारी ज़िंदगी थी। तुम नहीं चाहते ये सब कुछ ख़त्म हो जाए? वो उससे पूछ रहा था। अब नॉर्मल लाइफ ही से, लेकिन मैं सेफ हूँ। सालार ने देखते उसके कंधों पर अपना बाजू फैलाया। तुम अब भी सेफ रहोगी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। और अगर तुम्हारी फैमिली को अब ये पता चलता है कि तुम मेरी बीवी हो तो इतना आसान नहीं होगा कि उनके लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाना। जो भी होना एक बार खुलकर हो जाए। तुम्हें इस तरह छुपा कर रखूँ और उन्हें किसी तरह इल्म हो जाए तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते। ऐसी सूरत में मैं पुलिस के पास जाकर भी कुछ नहीं कर सकूँगा। वो साफ इनकार कर देंगे कि तुम 9 साल से गायब और वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वो खामोश रही थी। क्या सोच रही हो? सालार ने बोलते बोलते उसकी खामोशी नोट्स की। मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहिए थी, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए थी। मैंने अपने साथ तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। ये ठीक नहीं हुआ। बेहद अपसेट हो गई। हाँ, अगर तुम किसी और के साथ शादी करते तो वाकई अनफेयर होता, लेकिन मेरी कोई बात नहीं। मैंने तो खैर पहले भी तुम्हारी फैमिली की बहुत गालियाँ और बददुआएं ली हैं। अभी से वो बड़ी लापरवाही से कह रहा था। तो फिर सीट बुक करवा दो तुम्हारी। वो आखिरी ढेर था। वो चुप बैठी रही। कुछ नहीं होगा इमामा, मार्क माई वर्ड। सालार ने स्ट्रिंग से एक हाथ उठाकर उसके कंधों पर फैलाते हुए उसे तसल्ली दी। तुम कोई वली नहीं हो, उसने खफगी से कहा। उसके कंधों से बाजू हटाते हुए इख्तियार हंसा। अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं वली हूँ? मैं तो शायद इंसान भी नहीं हूँ। उसके इस जुमले पर उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो अब स्क्रीन के पार देख रही थी। कुछ नहीं होगा। उसने अपने चेहरे पर इमामा की नजरें महसूस की। वैसे ही पापा चाहते हम वहाँ आएं। इमामा ने इस बार जवाब में कुछ नहीं कहा था।